स्टार्ट। सुप्रभात बच्चों, मैं शिवराज भट्ट विद्यासागर पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप सब देख रहे हैं अभी विश्व स्तर पर जो कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसकी चपेट में सारा संसार ध्वस्त हो रहा है। बड़े बड़े पूंजीवादी देश और उद्योग के क्षेत्र में विकसित कहलाने वाले देश जान माल की कितनी बड़ी क्षति उठा रहे हैं, उससे आप विज्ञ हैं। ऐसे सामाजिक संकट की घड़ी में विद्यासागर पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने आपके पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था की है, उससे हम सभी जुड़ रहे हैं। इस ग्रुप से जुड़े हुए हमारे जितने भी छात्र हैं, उनके अभिभावकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और एक सूचना भी कि वे आपको अपने अपने मोबाइल सेट से इस कार्यक्रम को अवगत कराएं और हमारे पठन पाठन में सहयोग करें। प्यारे बच्चों, आपको हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पुस्तक मिली है, क्षितिज और कीर्तिका। क्षितिज में आपको एक पाठ पढ़नी है, शीर्षक है बाल गोविंद भगत। इस शीर्षक के अंतर्गत श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने जो एक भारतीय सन्यासी का चित्र उभारा है। सन्यासी भी वैसा जो गृहस्थ के साथ साथ संन्यास्त है। गारहस्थ और संन्यास का संयुक्त मिश्रण, उसका एक जीता जागता बिंब प्रस्तुत करने वाला चरित्र बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के रेखा चित्र के माध्यम से साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी यह बतलाना चाहते हैं कि हमारे देश भारत की उन्नत संस्कृति में वैचारिक रूप से सबल, सादा जीवन, उच्च विचार को प्रतिफलित करने वाला व्यक्तित्व ग्रामीण क्षेत्र में किस सहजता से उपलब्ध है। बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो वेशभूषा से साधारण, कद काठी से सामान्य, लेकिन वैचारिक स्तर पर हिमालय सा उन्नत और विशाल। एक साधारण सा गृहस्थ किसान जिसके कमर में एक लंगोटी है, सिर पर
कबीरपंथियों की एक कनफटी टोपी है। जाड़े की भीषणता में भी उसके शरीर पर एक काला कंबल रहता है। खेतों में मेहनत करने से जो उत्पन्न अन्न है, जो उसकी छोटी सी गृहस्थी में उपलब्ध सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों में वह किस प्रकार संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है। न किसी से राग द्वेष, न किसी से बहुत अपनापा, वह विचार से, व्यवहार से, लिबास से, पहनावे से, हर दृष्टिकोण से कबीर पथी है। कबीर के बताए मार्ग पर चलने वाला है। कबीर के विचारों से ओतप्रोत है। कबीर जो अपने जमाने के सद्गुरु माने जाते रहे हैं, आज भी सद्गुरु के नाम पर कोई दूसरा उनका सानी नहीं बना। कबीर ने कहा है, कबीरा खरा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। ऐसा ही व्यक्तित्व था बाल गोविंद भगत का। बाल गोविंद भगत अपनी गृहस्थी से उत्पन्न सामग्रियों को अपने घर से कुछ कोस की दूरी पर बने एक कबीरपंथी मठ में जाकर सुपुर्द करते थे। गृहस्थी से प्राप्त जो नवान्न होता था, नया अन्न फसल की जो पहली पैदावार होती थी, उसको जाकर मठ में रखते थे और वहाँ से जो कुछ प्रसाद के तौर पर मिलता था उसे लाकर अपने उपभोग में लाते थे। लेखक लिखते हैं कि उन्होंने बाल गोविंद भगत की पत्नी को नहीं देखा। उनकी पत्नी कब मरी लेखक को मालूम नहीं, परंतु लेखक के परिवार की बनावट में उनका एक मानसिक रूप से शिथिल पुत्र है और उसकी एक बहू। पिता, पुत्र और घर में एक नई बहू, ये तीन व्यक्ति का परिवार है। इन्हीं तीन व्यक्तियों के परिवार में यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न कहूँगो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहूँगो के सिद्धांत को मानते हुए बाल गोविंद भगत बिल्कुल सहज जीवन जीते हैं। उनके दिनचर्या का एक अंग है भक्ति भजन। अपनी दिनचर्या में रहते हुए घर के सभी काम काजों को करते हुए सुबह शाम वे कबीर के पद गाते हैं। उनका अपना ग्रामीण क्षेत्र का एक वाद्य जिसे खजरी कहते हैं, उस खजरी पर वो ताल देकर अपने पदों को गाते हैं। पदों को गाने के क्रम में उनकी तन्मयता के संबंध में लेखक लिखते हैं कि जब वे अपनी मधुर स्वर को गाते थे तो लेखक मुग्ध हो जाते थे। बाल गोविंद भगत की उस तन्मयता का सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे उन्नत उदाहरण देते हुए लेखक लिखते हैं
कि जिस दिन बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया था, उस दिन उन्होंने जो पद गाए और उनकी गायन में जो तन्मयता थी, वह देखते ही बनती थी। भला आप सोचिए, जिस दिन किसी का पुत्र मर जाएगा, उस दिन भला कोई गीत गाएगा क्या? यह सामान्य जीवन क्रम के अंतर्गत कहीं से भी स्वाभाविक नहीं, परंतु बाल गोविंद भगत यह मानते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का शरीर से मुक्ति का क्षण सबसे पवित्र क्षण है और उस क्षण में शोक करने की कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं। यह महापर्व का क्षण है और यह उल्लास पूर्वक मनाया जाना चाहिए, ऐसा बाल गोविंद भगत का मानना था। जब उनका पुत्र आंगन में मरा पड़ा है, उसकी लाश पर कुछ फूल, कुछ तुलसी दल रखकर वे आंगन में बैठकर तन्मयता पूर्वक कबीर के पदों को गाए चले जा रहे हैं। पंक्ति आप जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो कैसा विचार रखते थे, किस तरह की तन्मयता उनके अंतर्गत थी। लिखते हैं लेखक कि बेटे के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूं, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। प्यारे बच्चों, ऐसा दृढ़ चरित्र, उन्नत विचार और सादा जीवन, यह जो एक बिंब लेखक हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, कुछ शब्दों के माध्यम से एक चित्र बनाते हैं, रेखाओं से बना चित्र, इसीलिए इस पाठ को रेखा चित्र के अंतर्गत रखा गया। कुछ बिंदुओं को रेखांकित करते हैं, कुछ पात्रों को प्रस्तुत करते हैं और उसके एक एक पहलू से हमें यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि व्यक्तित्व कैसे तत्वों से मिलकर बनता है। और बाल गोविंद भगत अपने वैचारिक, शारीरिक, भौतिक और वेशभूषा सबसे कैसे एक उन्नत और महान इंसान थे। ऐसा जीवन जिस भारतीय समाज में है, वह भारतीय समाज कभी भी दिग्भ्रमित नहीं हो सकता है और उस भारतीय समाज की कभी भी अवनति नहीं हो सकती। इसलिए बाल गोविंद भगत एक अनुकरणीय चरित्र है और इसे हम सबको इसकी अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में सादगी, सरलता, सहजता और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना सीखना चाहिए।
आज के लिए इतना ही।